भरत गांधी साहब, आप एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक छोटी पार्टियों का मोर्चा बनाए हैं और उसी वही बात जो यहाँ पे मैं कह रहा था एक अभी मेरे दर्शक ने कहा है कि द किंग ऑफ पुअर, उन्होंने कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं वो उन्होंने कहा कम पैसे वालों, बिना पैसे वालों की या शोषित लोगों के राजा बन के क्या फायदा, उनका अपना एक था। आप छोटी पार्टियों के मोर्चे में एक जो बात सबसे बड़ी निकलती है, लोगों का विश्वास नहीं रहता है कि आप सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष जिसके विरोध में आप हैं या पक्ष में हैं, आप उसमें कायम रहोगे, इस तरह का एक आक्षेप लगता है। आपको क्या लगता है, आपकी राजनीति केवल अपने दल अपने उस तक रहती है या लार्जर कंटेक्स्ट में आप नेशनल पॉलिटिक्स भी देखते हैं? देखिए भाई आनंद वर्धन जी, मैं पांडे जी को भी सुन रहा था और डॉक्टर रविकांत जी को सुन रहा था, सहाय जी को भी सुना हूं। और आपका सवाल है कि विपक्ष में सेंधमारी से क्या पक्ष को फायदा होगा। भाई सवाल आप थोड़ा ऐसे पूछते तो ज्यादा बेहतर होता कि फूट डालो तो क्या राज कर पाओगे। चलिए यही मान लीजिए, सवाल यही है कि फूट डालो और राज करो। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है, लेकिन जो आपने चर्चा किया कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर या लोकसभा चुनाव को लेकर के एक महागठबंधन बनाया है, जिसको भारतीय महागठबंधन कहते हैं। ये एक व्यवस्थित गठबंधन है, ये कोई कुछ लोगों का चौराहों की मुलाकात नहीं है और केवल 2022 के चुनाव के लिए नहीं है। जिस तरह से किसान संगठनों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा बना लिया है, उसी तरह ये एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा है जिसमें सभी दलों के आने के लिए एक सिस्टम है और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके आइडियल्स हैं, इसकी प्रैक्टिकल रूल्स रेगुलेशंस हैं, एंट्री के नियम हैं, एग्जिट के नियम हैं, फंडिंग का सिस्टम है। ये सब कुछ एक व्यवस्थित अलायंस है और यह 5 अलायंसेस का साझा मंच भी है। इसमें कोई पार्टी भी एंटर कर सकती है, कोई अलायंस भी एंटर कर सकता है। और जो अभी तक पार्टियों को जोड़ने का काम कारपोरेट करता रहा, क्योंकि जो भी आदमी करोड़ों अरबों रुपया फ्लश कर देगा तो पार्टियां जुड़ जाती थी। यहां ऐसा नहीं है, यहां कोई एक चेहरा भी नहीं है। जैसे किसान संयुक्त किसान मोर्चे का कोई एक चेहरा नहीं है, उसी तरह जैसे मैं हूं तो इसका केवल प्रवक्ता हूं, मैं इसका मुखिया नहीं हूं। इसी तरह तौकीर मियां खान है तो वो केवल उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो चेहरा नहीं है। इसी तरह से और भी एक पूर्व सांसद सैनी जी हैं तो वह केवल जुडिशियल वाद विवाद झगड़े विवाद देखने के कमेटी के हेड हैं, वो सब कुछ नहीं है। या और भी पार्टियां जो आ रही हैं, संविधान में जो उसके पद हैं उन पदों के अनुरूप अपने अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। इसलिए महागठबंधन एक स्थायी मंच है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने जो मंच बनाए वो उसमें सिस्टम का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए इसलिए चल पा रहा है कि सिस्टम भले ना हो लेकिन पैसा कमाने की गुंजाइश है, तो इसलिए चल रहा है। लेकिन यूपीए इसलिए नहीं चल पाता कि यूपीए के पास कोई सिस्टम नहीं है और सत्ता भी नहीं है कि पैसा कमा ले। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय महागठबंधन भारत की राजनीति में एक लंबी पाली खेलेगा। वो आया है शौकिया जाने के लिए नहीं। और ये ठीक है कि छोटे छोटे दल हैं, यहाँ बड़े दलों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता है, ग्रेडिंग है, कोई राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, कुछ प्रादेशिक स्तर के दल हैं, कुछ मंडलीय स्तर के दल हैं, कुछ जनपद स्तर के दल हैं, कुछ विधानसभा स्तर के भी दल हैं। तो यहाँ पर ग्रेडिंग है, एक सिस्टम है और मुझे उम्मीद है कि इसी सिस्टम से हम विपक्ष को जोड़ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि वह पूरे देश की किसानों की जमीन कब्जा करके अंबानी अडानी को दे देगी और फिर वो चुनाव आएगा तो खूब पैसा दे देंगे, वो फिर से इलेक्शन जीत लेंगे, ये सपना नहीं लगता कि ये पूरा हो पाएगा इनका। और भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा देंगे
तो चूंकि हिंदू बहुमत में है, मुसलमान अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू एक हो जाएंगे तो हम परमानेंट बने रहेंगे। ये सब सपने बहुत ख्याली पुलाव हैं, थोड़े दिन के लिए चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं चलता। मैं भारत को एक मिनी वर्ल्ड मानता हूं। ये कोई पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान जैसा कंट्री नहीं है। यहाँ पर बहुत समावेशी सोच, समावेशी दर्शन होगा तो यहाँ कोई राजनीति में सरवाइव करेगा। अगर कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं होगी तो सरवाइव नहीं करेगा। इसलिए कोई भाई कह रहे थे कि छोटी पार्टियों पर विश्वास किया जाए। छोटी छोटी पार्टियां अगर एक साथ जुट जाएं तो वो छोटी लकड़ियों की तरह होती हैं। गट्ठर को आप तोड़ नहीं सकते, एक लकड़ी को जरूर तोड़ सकते हैं। मैं भरत गांधी साहब आपसे दो प्रश्न हैं, एक साथ ही जोड़ ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न जो है वो है कि जो छोटी पार्टी हैं उनको बहुत आसानी से लोग कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष की बी टीम, जैसे ओवैसी के लिए कहा जा रहा है या किसी के लिए कहा जा रहा है। इसमें बहुत आसानी से ये हम लोग कह देते हैं कि भाई उनकी बी टीम है, क्योंकि ये इस तरह से बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो पांडे साहब ने रेस की है, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी ये नहीं हो रहे हैं। मुद्दा सेट हो रहा है, कुछ और उठा दिया जा रहा है। शाहरुख खान के लड़के क्या ड्रग, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, अभी कंगना रनौत जी का भी, उन मुद्दों को उठा के मीडिया के हाथ में दे दिया जा रहा है और मीडिया उसको भरपूर तरह से चला रही है और मेन मुद्दे किनारे हो जा रहे हैं। ये दोनों पे जरा, एक तो बी टीम वाली बात और दूसरी बात ये जो मेन मुद्दों से भटकाने का एक काम हो रहा है इस समय। भरत गांधी साहब। हाँ, देखिए भाई, हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहिए। कुछ तो ढांचागत समस्या है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अच्छे क्वालिटी के लोग पार्लियामेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट पॉलिटिशियंस को ही दोषी नहीं कह सकते। अब भरत गांधी पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, पांडे जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो हमारे जैसे लोगों को ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि हम क्राइम नहीं कर सकते जो इलेक्शन की बेसिक नेसेसिटी है जीतने के लिए। हम किसी भी तरह फंडिंग के लिए वो सब काम नहीं कर सकते जो इलेक्शन के लिए जीतने के लिए जरूरी होता है। हम समाज के दो वर्गों में लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं कर सकते जो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी होता है। पांडे जी ने लखनऊ में नहीं किया, मैं भी लखनऊ में रहता हूं, मैंने सुना नहीं कि कभी पांडे जी ने कोई दंगा कराया हो। दंगा कराए होते तो इलेक्शन जीत गए होते, नहीं कराया तो नहीं जीते। तो ये हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे लोगों को ऑब्जर्व करता नहीं है। हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को फॉर्मेट करने की जरूरत है। उसके लिए हम किसी पॉलिटिशियंस को दोषी नहीं ठहरा सकते, नंबर एक। नंबर दो बात ये कि जो छोटी पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें ये दोष है कि वो बड़ी पार्टियों का एजेंट या उनके एजेंडे को आगे करने के लिए टूल बन जाते हैं, तो ये काम तो बड़ी पार्टियां भी करते हैं। जो छोटी पार्टियों पर एलिगेशंस हैं, आरोप हैं, वो बड़ी पार्टियों पर भी हैं, और मैं भी इसको ढांचागत समस्या मानता हूं। आखिर पूरे कंट्री में ये बहस करके कानून क्यों नहीं बनना चाहिए कि कोई भी आदमी इलेक्शन जीतने के लिए मिनिमम 51% वोटिंग जरूरी हो। अगर 51% वोटिंग हो, इसी को तो आप बहुमत कहेंगे। जो 30% वोट लेके जीतता है वो शॉर्टकट के रास्ते, नैरो माइंडेड आदमी इलेक्शन जीत सकता है। लेकिन 51% आप जैसे परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे आपको ब्रॉड माइंडेड आदमी मिलते जाएंगे। ये तो आपके पास गुंजाइश है, लेकिन इस पर कोई नहीं चाहता। यहां तक कि बुद्धिजीवियों के बीच भी मैं इस बारे में चुप्पी देखता हूं। बड़ी पार्टियां तो ऐसा चाहेंगी नहीं, क्योंकि वो तो कम परसेंटेज का फायदा उठा रही है। तीसरी बात ये कि एक अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, लेकिन यूपीए और एनडीए या हमारे भारतीय महागठबंधन के अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन कहां है?
चूंकि पार्टियों के में इलेक्शन इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं, उनकी फंडिंग प्रॉपर है या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन चेक करता है। लेकिन जब अलायंस के फोरम पर कोई बदमाशी करे, गलत काम करे, करप्ट काम करे, करप्शन करे, वो फाइनेंशियल रूल्स का वायलेशन करे, तब इलेक्शन कमीशन कैसे चेक करेगा? 1989 के बाद अलायंसेस का रूल चल रहा है, पार्टीज का रूल 88 में खत्म हो गया था। राजीव गांधी अंतिम प्राइम मिनिस्टर थे जब वो पार्टीज के रूल में थे। इसके बाद अलायंसेस के रूल हैं, और अलायंसेस की डेमोक्रेसी को, इंटरनल डेमोक्रेसी को चेक करने का कोई भी मैकेनिज्म हमारी कंट्री में मौजूद नहीं है। और अगर इंटरनल डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह से पटरी से उतरा हुआ है। मैं ये मानता हूं कि हमें जितने एनर्जी हम लोगों ने पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर पर लगाई, वो पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर को ऑडिट करने पर जितनी ताकत हमने लगाई, बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, उतना ही एनर्जी हमें लगाना चाहिए पार्टीज के कलेक्टिव कैरेक्टर को ऑडिट करने का, उनको इंक्वायर करने का, उनको जांचने का। इसी तरह अलायंसेस के जो पर्सनल कैरेक्टर हैं, उनको भी ऑडिट करने का, जांच करने का हमें एनर्जी लगानी चाहिए। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें भारत के संविधान में, कानून में कमी तो दिखती है, लेकिन पार्टियों के संविधान की हम चर्चा नहीं करते। पार्टियों का संविधान जिस तरह से बनता है वो एक गैंग का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और एक गैंग की तरह जो चलाएगा वो पार्टी चलेगी। अगर डेमोक्रेटिक वे में चलाएगा तो पार्टी नहीं चलती। आखिर इस पर रिसर्च तो होनी चाहिए। ये बुद्धिजीवी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अंत में एक बात और कहना चाहूं कि मैं दिल्ली में था तो एक सर्वे हो रहा था, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक सर्वे हो रहा था कि भाई पढ़ने लिखने की कंडीशन लगा दी जाए कि ये एमए करने के नीचे वाला इलेक्शन ना लड़ पाए। तो उस समय सर्वे में मैं भी शामिल था। तो मैंने उनको कहा कि भाई क्या गारंटी है कि पढ़े लिखे लोगों के कोई अच्छा कैरेक्टर होता है? इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़े लिखे लोग सज्जन होते हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि पढ़े लिखे लोग दूसरों की भलाई परमार्थ चाहते हैं? हमने तो बहुत लोगों को देखा है, और देश भी देख रहा है, कि जो जितना पढ़ लिख लिया अपनी बुद्धि का नकारात्मक और एंटी सोशल यूज करता है। ये जो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, ये तो पढ़े लिखों में देखने को मिलता है। आप गांव के आदमी में चले जाइए, वहां जातिवाद नहीं मिलेगा। दमादवाद जरूर मिलेगा कि दमाद ढूंढने के लिए वो जाति ढूंढता, लेकिन राजनीति में वो अच्छा आदमी चाहता है। लेकिन शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी जाति का आदमी इलेक्शन जीते, उनके धर्म का आदमी इलेक्शन जीते, चाहे महाडकैत हो, महाचोर हो, महाभ्रष्ट हो, अय्यास हो, रेपिस्ट हो, लेकिन इलेक्शन वो उसकी जाति का वाला चाहिए। जैसा कि राजभर की चर्चा हुई या और भी जिक्र हुई। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिशियंस के जो बिहेवियर है हाउस के अंदर, उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी हमारे लॉज पर है, जो हमारा पार्लियामेंट की बिजनेस रूल्स हैं उस पर है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पर है। मैं अगर ये कहूं कि हाउस के अंदर लोग ठीक बिहेव क्वालिटी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, घटिया क्वालिटी की बातें कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां सुना रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, अगर ऐसी बात आती है तो मैं पॉलिटिशियंस की कोई गलती नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया जो शरीर में काम आते हैं, और एक बुरे बैक्टीरिया। अब ये जो हमारा लॉ है, कानून है, ये बुरे बैक्टीरिया को मारने का एंटीबायोटिक है। ये हमारे कानून ने बुरे लोगों के, बुरे बैक्टीरिया को मारा क्यों नहीं? ये बुरे बैक्टीरिया पार्लियामेंट में घुस कैसे गए? अब आप बैक्टीरिया को कहिए कि हे बैक्टीरिया तुम इतने बदमाश क्यों हो, हे बैक्टीरिया तुम झगड़ा क्यों करते हो, हे बैक्टीरिया तुम अच्छे क्वालिटी का काम क्यों नहीं करते? तो बैक्टीरिया को दोष देने की बजाय हमें एंटीबायोटिक पर दोष देना चाहिए, डॉक्टर पर दोष देना चाहिए। इस समय पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर हैं, ये उनका विफलता है, वो नाकाम हुए हैं कि परिस्थिति के मुताबिक वो अच्छे कानून, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, इलेक्शन सिस्टम में कोई बढ़िया सुझाव देने में नाकाम हुए हैं। ये उनकी कमी की वजह से बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया हाउस में घुस गया है, और वह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी जिक्र अभी रविकांत जी ने किया, या पांडे जी ने किया, या पूरे देश में मीडिया में होती है। और मीडिया एक तरफ
तो इनकी जिक्र करता है, काउंटर करता है, और दूसरी तरफ मीडिया इन चीजों को प्रोत्साहन भी देता है। वो पैसे से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, और राजनीति की कोई अर्थव्यवस्था होती नहीं है, ऐसा क्यों है? हर चीज की इकोनॉमी है, तो पॉलिटिक्स की इकोनॉमी क्यों नहीं है? जब तक हम पॉलिटिक्स के इकोनॉमी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। जब तक हम इलेक्शन में सुधार नहीं करेंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जब तक हम सुधार नहीं करेंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। देश में अच्छे लोग हैं और बहुमत में अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इलेक्शन में नाकाम हो जाते हैं। इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। हमें लगता है इसी पर एक बार डिबेट रखी जाए तो बहुत कल्याणकारी होगा देश के। ठीक है भरत साहब, आपकी बात बिल्कुल है और अगले उसमें कहीं ना कहीं इसको जरूर रखा